नमस्कार, आप सब देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। हम ये कार्यक्रम आप तक लेकर आते हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विविध व्यवसायों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। इसमें मेहनत आपकी होती है और तकनीकी सहायता हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिशें करेंगे। हम कुछ अपने नए विशेषज्ञों के जरिए आप तक जानकारियां पहुंचाने का प्रयास होगा हमारा। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह देखेंगे अपना पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। धान की सीधी बुआई से होगा किसानों को लाभ। पालक के उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर लाभ ले सकते हैं किसान। एवं किसानों के लिए उपयोगी पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन। धान की खेती करना किसानों के लिए काफ़ी मेहनत भरा काम होता है, क्योंकि इसके लिए पहले किसान को धान की नर्सरी तैयारी करनी होती है और फिर मुख्य खेत में एक एक पौधे की रुपाई करनी होती है, जिसमें काफ़ी वक्त और पैसा लगता है। लेकिन ड्रम सीडर या जीरो टिलेज की मानव चलित खेती के यंत्र हैं, इसके माध्यम से अंकुरित धान की सीधी बुआई की जाती है। इन यंत्रों के इस्तेमाल से आप न सिर्फ अपना समय बचा सकते हैं, बल्कि पैसों की भी बचत होगी। धान की अच्छी उपज ले सकते हैं, साथ साथ समय से हम बुआई कर सकते हैं। तो धान की सीधी बुआई के लिए एक मशीन की ज़रूरत होता है, जिसको मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन, जिससे हम धान की सीधी बुआई करते हैं। धान की सीधी बुआई करने में अभी ये फ़ायदा है कि इसमें हमें फील्ड प्रिपरेशन का समय बचता है। पालक एक पौष्टिक सब्जी है जिसका उत्पादन और मांग काफ़ी है। इसकी कई तरह की प्रजातियां होती है, लेकिन उन्नत प्रजातियां का प्रयोग बेहतर उत्पादन दे सकता है। इसमें जोबेनेर ग्रीन, पूसा पालक, पूसा ज्योति, पूसा हरित, लॉन्ग स्टैंडिंग, पंत कंपोजिटी, एक हिसार, सिलेक्शन 26 पालक नंबर 15 से 16 आदि उन्नत प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों के पौधे लंबे और पत्ते कोमल, हरे व खाने में स्वादिष्ट होते हैं। किसान भाई बहनों, सब्जियों की खेती में थोड़ी सी सावधानी बरतकर अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। ऐसी ही एक सब्जी है कुंदरी। इसके उत्पादन में लागत कम लगती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। पटना जिला के प्रगतिशील और कर्मठ किसान दिलीप कुमार, जो पिछले कई वर्षों से कुंदरी की फसल का उत्पादन कर रहे हैं और काफ़ी मुनाफा ले रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कुंदरी के उत्पादन से जुड़े उनके अनुभव। किसान भाई बहनों, धान की खेती में दो प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो इसकी रोपाई के लिए काफ़ी श्रमिकों की आवश्यकता होती है और दूसरा इस पर खर्च भी अधिक आता है। धान उत्पादन को लेकर किसान की इन दोनों समस्याओं का समाधान पैडी ट्रांसप्लांटर कर सकता है। पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई करने पर श्रम तो बचेगा ही साथ धन की बचत भी होगी, साथ ही समय की बचत होगी, वह अलग। इस तरह से पैडी ट्रांसप्लांटर की मदद से किसान आसानी से खेती में धान की रोपाई करके उत्पादन और आय को बढ़ा सकता है। किसान भाई बहनों, हमारे सूबे में बोरो या बरबटी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में इस लाभदायक बनाने के लिए इसके कीट या रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। बरबट्टी की फसल में मुख्य रूप से रस चूसने वाले कीट माहो, फुदका, फल छेदक जैसे कीट हैं। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इन तमाम जानकारियों के बाद चलते हैं अब इस भेंट वार्ता की तरफ, जहां हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे जानकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संरक्षित खेती के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। आज की जो हमारी खेती है वो पूरी तरह रसायनों के उपयोग पर आधारित है और फसलों में कीट का या रोग का लग जाना आम बात है। अगर मैं बात करूं सब्जी या फूलों जैसी महत्वपूर्ण फसलों का, अगर यहाँ पे कीट या रोग लग जाता है तो किसान को बहुत नुकसान होता है और उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसी के विकल्प के तौर पर कि कीट कम लगे, व्याधि कम हो, आजकल किसान पॉली हाउस या पॉली नेट के अंतर खेती कर रहे हैं। इसी को संरक्षित खेती का नाम दिया गया है। तो किसान बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संरक्षित खेती के बारे में। और ये क्या है, इसके ज़रिए किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, किस तरह आप इसका निर्माण कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी प्राप्त करूंगा। आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं सहायक निदेशक उद्यान पटना में तृप्ति गुप्ता। मैम, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि चूँकि संरक्षित खेती एक नया शब्द है, तो ये क्या है और किसानों को इस ओर क्यों अधिक से अधिक आगे बढ़ना चाहिए? संरक्षित खेती एक नवीनतम तकनीक है
कृषि में, जिसके जरिए जो बाज़ार में जो हमारी फसलों की मांग है उसके अनुरूप किसान खेती करते हैं एक संरचना के अंदर, जिसमें हम लोग मुख्यतः जो अंदर का एनवायरनमेंट है, जो संरचना के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, और साथ में जो गुणवत्ता युक्त जो पदार्थ होते हैं उसको बेचकर वो मुनाफा बहुत हाई होता है। मेनली जो पर क्षेत्र के हिसाब से उसके उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता में फसलों के बहुत वृद्धि होती है। और इसके साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जो खुले में किसान जैसे फसल उगाते हैं तो उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने से या फिर ओलावृष्टि से वो जो फसल है उसमें बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर हम लोग संरक्षित खेती में उगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो आपका जो बचाव है वो प्रतिकूल एनवायरनमेंट से वो बचाव हो जाता है, जिस कारण कृषक अभी बहुत, बिहार के कृषक अभी बहुत चाह रहे हैं कि संरक्षित खेती को वो अपनाएं और उससे उत्पादकता, गुणवत्ता में वृद्धि हो। मैम, चूँकि हम जो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो संरक्षित खेती है, तो मैं आपसे आगे ये जानना चाहता हूँ कि इसके महत्वपूर्ण अवयव क्या हैं जिसको किसानों को हमारे जानना चाहिए। मुख्यतः बिहार में हम लोग जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संरक्षित खेती जो है उसके तहत हम लोग किसानों को शेड नेट हाउस देते हैं, पॉली हाउस देते हैं, प्लास्टिक मल्च देते हैं, एंटी बर्ड नेट, एंटी हेल नेट देते हैं। और उस शेड नेट हाउस और पॉली हाउस में जो किसान खेती करेंगे उसके लिए हम लोग उसमें अनुदान देते हैं। और खेती में मुख्यतः आपकी गुलाब की खेती हो गई, जरबेरा की खेती हो गई, और हाई वैल्यू वेजिटेबल जैसे आपका शिमला मिर्च हो गया, या फिर जो सीडलेस क्यूकम्बर जो बीज रहित खीरा है वो हम लोग मेनली उसके अवयव हैं, उसके अंतर्गत हम लोग अनुदान देते हैं। मैम, अगर चूँकि ये उद्यान का ये प्रोजेक्ट है या उसका योजना है, तो किसान हमारे इसका लाभ उठाना चाहें तो इनको किनसे संपर्क करना होगा अपने ज़िले में या अपने प्रखंड में? मुख्यतः हमारा हॉर्टिकल्चर का जो वेबसाइट है वहाँ जाके स्वतः किसान उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर उनको किसी भी तरह का दिक्कत है तो जिला स्तर पे हमारे जिला उद्यान कार्यालय में जाकर सहायक निदेशक उद्यान से अपने ज़िले के वो संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रखंड में हमारे प्रखंड उद्यान पदाधिकारी होते हैं, उनसे जाकर किसान संपर्क कर सकते हैं। वो उन्हें सहायता करेंगे, आवेदन कैसे वो अप्लाई करेंगे उसके लिए वो उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मैम, चूँकि कई किसानों के मन में ये सवाल होता है कि वो जब वो पॉली हाउस का या पॉली हाउस के अंदर करें या नेट लगा के करें, तो चूँकि आप यहाँ पे हैं तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है, तो उनको नेट का इस्तेमाल करके करना चाहिए या पॉली हाउस ही पर्याप्त है? बिहार के कंडीशन में जो जैसा बिहार का वातावरण है उस अनुसार शेड नेट हाउस बहुत ज़्यादा कारगर है यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए। पॉली हाउस में हम लोग जो है वो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, लेकिन शेड नेट हाउस में वो वेंटिलेटेड होता है, उसमें हवा पास होती है, जिससे पूरे अंदर का एनवायरनमेंट कंट्रोल रहता है, जिससे आसानी से किसी भी तरह की सब्जी की खेती हम लोग कर सकते हैं। पॉली हाउस मेनली बिहार के लिए जो नर्सरी है उसके लिए एप्लीकेबल है। पॉली हाउस में भी आप जो फ्लावर की खेती है, जो जैसे जरबेरा हो गया, ट्यूबरोज हो गया, इसके साथ साथ गुलाब हो गया, इसकी खेती हम लोग करते हैं। लेकिन सब्जियों के लिए शेड नेट हाउस बहुत ही अच्छा है, और अभी बहुत सारे किसान शेड नेट हाउस में शिमला मिर्च, बीज रहित खीरा ये सब लगा रहे हैं। जब ये नेट का उपयोग करके या पॉली हाउस के अंदर सब्जी लगाने या फूल लगाने की बात आती है तो किसानों के अंदर एक सवाल होता है कि लागत बहुत लग जाएगा, और इसको लेके ही वो पीछे हट जाते हैं और वो जो खुले वातावरण में वहाँ खेती करना पसंद करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनके सोच को किस तरह बदला जाए कि हाँ नहीं, आप अगर संरक्षित खेती की ओर करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ है। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि संरक्षित खेती में लाभ लगभग दोगुना हो जाता है। मतलब एक किसान वो शिमला मिर्च की बस खेती कर वो 4 से 5 लाख रुपया ऐसे वो एक सीजन में कमा सकते हैं। इसमें 2-4 मुख्य बात मैं बताना चाहूँगी। पहली बात है कि अगर हम ओपन फील्ड में खुले में खेती करते हैं तो जो प्रतिकूल मौसम का प्रभाव है, मतलब जैसे कि बारिश हुई या फिर ओलावृष्टि हुई जो यहाँ पे बिहार में होती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ता है किसानों को। लेकिन संरक्षित खेती में जो क्रॉप है वो उसका जो ड्यूरेशन होता है
मीन्स जैसे शिमला मिर्च है, उसकी खेती हम लोग 3 महीने 4 महीने तक करते हैं, लेकिन वो सैडनेट हाउस में हम लोग 6 महीने 7 महीने तक कर सकते हैं। तो एक ही सीड, एक ही पौध से हम लोग ज़्यादा दिन तक उनका फलन ले सकते हैं। उससे उत्पादकता में तो वृद्धि होती ही है, साथ में सैडनेट हाउस में खेती करने से जो फल होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है, जिसके कारण फार्मर को मार्केट में बहुत अच्छा दाम मिल जाता है। इसके अलावा जैसे हम लोग सैडनेट हाउस लगाते हैं तो उसमें हम लोग ड्रिप सिंचाई यूज़ करते हैं। ड्रिप सिंचाई जो उपयोग में लाती हैं उसमें सिंचाई का भी पैसा बचता है, साथ में फर्टिगेशन होता है। फर्टिगेशन मतलब कि पानी के साथ हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र की खपत भी कम होती है। टपक सिंचाई के कारण खरपतवार भी कंट्रोल होता है, जिससे लेबर कॉस्ट भी कम होता है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पे अगर देखा जाए तो कम लागत में अधिक मुनाफा संरक्षित खेती में किसानों को हो सकता है। तो प्रचार प्रसार के माध्यम से और किसानों को जागरूक करके हम ये किसानों को समझा सकते हैं कि ओपन अगर हम करते हैं, खुले में खेती करते हैं, तो उससे कई लाभ संरक्षित खेती में उनको हो सकता है। तृप्ति मैम, चूँकि एक तरह से संरक्षित खेती आधुनिक खेती ही है और आपने हमारे किसानों को एक तरह से अपने शब्दों के जरिए उनको आपने मोटिवेट किया कि वो इस ओर आगे बढ़ें, कार्यक्रम में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी का पूरा लाभ मिल पाएगा। वैसे एक और साक्षात्कार में विशेषज्ञ कर रहे हैं हमारा इंतजार, जहां हम जानेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी पालन के महत्व के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी पालन का क्या योगदान है, कितना योगदान है, हम आज इसकी बात करेंगे। यूँ तो अगर हम हम पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो 15 से 20% जो ग्रामीण आबादी है वो आज भी बकरी पालन के ऊपर अपनी जीविका चलाने के लिए बेवश है। यूँ कहें कि वो बकरी पालन के ऊपर ही अपने आप को पूरी तरह से निर्भर करके रखी है। तो आज के इस बदलते दौर में कैसे बकरी पालन हमारे ग्रामीणों के लिए एक रोज़गार के रूप में, एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभरी है और इसका कितना योगदान हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जाता है, इसकी पूरी जानकारी आज हम लेंगे। और यह बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी, सह प्राध्यापक, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर, आपसे पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे कि बकरी पालन की बात जब हम करते हैं तो यह एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी हमारे ग्रामीणों का कहा जाता है, यह गरीबों की गाय भी कही जाती है। सर, तो पहले में और अब में कितना डिफ्रेंशिएशन है, कितना भेदभाव है, कितना अंतर पाया जाता है इस व्यवसाय में, यह बताएंगे सर। ग्रामीणों का बकरी पालन में क्या भूमिका है? आज जो ग्रामीणों का आर्थिक स्थिति है उसमें बकरी पालन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखेंगे कि अगर पशुधन की बात करें और पशुधन की अपेक्षा जीडीपी का जो योगदान है 8.54% जो है बकरी पालन से ही मिलता है। अगर 8.4% बकरी पालन के योगदान से हो रहा है तो अनुमान अगर हम लोग राशि की करेंगे तो ये 40,000 करोड़ रुपया पूरे भारतवर्ष में बकरी पालन से होता है। और इसमें से बकरी पालन क्या है कि हर साल गणना होती है। 2017 में जो गणना हुई है वो 1,145 मिलियन बकरी है, जो पूरे विश्व में हमारा भारत का दूसरा स्थान है। आप ये पाएंगे कि इसमें से 66.5% ये ग्रामीण में ही बकरी पालन किया जा रहा है और मात्र 33.5% जो है ये हमारे शहरी इलाके में पाया जाता है। तो ग्रामीणों का क्या है कि ये बहुत बड़ा एसेट है। ग्रामीण जो पाल रहे हैं, अगर उनको कोई भी आर्थिक संकट आ जाती है तो ये बेहिचक तुरंत उसको बेच देते हैं। गांव घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई शिक्षा में ज़रूरत पड़ गई, थोड़ी आपका ज़रूरत शादी विवाह में भी हो गया, तो ग्रामीणों का ये एसेट के रूप में काम। आपने बताया ही कि ग्रामीणों के लिए ये क्या है, गरीबों के लिए ये बकरी जो है गाय का काम करता है। और आज जो है महिलाओं के लिए एटीएम भी कहा जा रहा है। देखिए, हमारे बिहार राज्य में क्या है कि गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर आज क्या है कि लेबर वर्ग जो गरीब हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं और महिलाएं ही देखभाल बकरियों का कर रही है। और ये उनके आर्थिक सशक्तिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है बकरी पालन। महिला इसको अच्छी तरह से देखती है और समझती है। आप ये देखेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में मैं बात करूं महिलाओं को कि अगर बकरी पालन कर रही है तो उनकी आमदनी कितनी हो रही है, ये लेखा जोखा नहीं रखते हैं ग्रामीण।
लेकिन ग्रामीणों में जो बकरी पालन होता है उसका एक सिस्टम है, या तो खुट्टे में बांध करके कहीं हम लोग चरने छोड़ देते हैं जिसको थ्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, या फ्री रेंज में कहीं खुले में चरने के लिए छोड़ देते हैं। इस पद्धति से जब बकरी पालन करते हैं तो 70 से 80% की आमदनी प्राप्त होती है। लेकिन अब युवाओं इसमें आ रहे हैं, पढ़े लिखे, उसको मैनेजमेंट तरीके से इसको कर रहे हैं, उसका आहार का प्रबंधन, उसके अच्छी तरह से आवास का प्रबंधन, और जब इसको स्टॉल फीडिंग यानी बांध करके खिला रहे हैं तो इसमें 50% की आमदनी प्राप्त हो रही है। तो ये सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया, लेकिन एक बात अभी आपने कहा सर कि 40,000 करोड़ की बात आपने करी सर, तो ये 40,000 करोड़ ये तो कन्फर्म है कि पूर्णतः हमारे ग्रामीणों में ही जो है यह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सर। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे और भी उठता है सर कि पहले जो बकरी पालन होता था और अभी पढ़े लिखे युवा जो बकरी पालन के व्यवसाय में जा रहे हैं तो दोनों में अंतर है सर। तो मिनिमम क्या क्राइटेरिया है बकरी पालन करने का, कितना स्पेस होना चाहिए, कितना बकरी होना चाहिए और उससे कितना लाभ होगा, क्योंकि और भी युवा इसमें जाना चाहते हैं सर। महत्वपूर्ण बात आपने बताया है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये ग्रामीणों का आधार है और इसको थोड़ी ऑर्गेनाइज वे में प्रशिक्षण ले करके अगर इसके आहार का प्रबंधन कैसा हो, इसका आवास कैसा हो, तो इसको सुदृढ़ कर करके अच्छी कमाई हो सकती है। हम सिर्फ इसको रोज़गार के रूप में डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को थोड़ा आपको ध्यान ये देना होगा कि आज क्या हो रहा है कि हमारी जो जनसंख्या है तेज़ी से बढ़ रही है और जोत वाली ज़मीन कम रही है। इस अवस्था में हमारा क्या हो रहा है कि कम भूमि रहने के कारण हम लोग बकरी पालन खुली अवस्था में नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसे में आवास का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें कि अभी बाढ़ का समय आता है, सुखाड़ का समय आता है, तो बम्बू वाले स्ट्रक्चर बना करके अगर थोड़ी सी घर में उसका स्पेस रखेंगे और उसमें बकरी पालन करेंगे तो आपका एक सुदृढ़ तरीका होगा। दूसरी चीज़, आप बकरी पालन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो मात्र आपका 5 महीने में बच्चे दे देती है और वो 9 महीने में बकरी जवान हो जाती है। उसमें आर्थिक स्थिति तुरंत आपकी सुदृढ़ होती है जिससे रिटर्न आपको प्राप्त होता है। तो किसान भाई आप देखने में ध्यान क्या देना होगा, आप थोड़ी सी इसके प्रबंधन पे ध्यान दें। तो प्रबंधन में क्या होती है कि थोड़ी बचाव की ज़रूरत होती है। कुछ बीमारियां हैं जिसका बचाव कर लेंगे तो मृत्यु दर कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, थोड़ी मोड़ी फर्स्ट एड की जानकारी, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो बकरियों में जो सामान्य बीमारियां होती है उससे निजात पा लेंगे तो वो फलेगी फूलेगी। बकरी का बढ़वार ज़्यादा होना चाहिए। मैं 4 बात आपको बताऊंगा किसान भाई। पहला, कभी भी बकरी को सुबह में सूर्य जब तक न निकले खोले नहीं, क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं तो घास पे ओस की बूंद रहती है और उसमें लार्वा रहता है। किसकी लार्वा रहती है? जो पेट में कीड़े हो जाते हैं और वो घास के साथ चले जाता है। तो ओस की बूंद सूख जाती है जब सूर्य की रोशनी आ जाती है। फिर शाम में भी जब सूर्य के अस्त होने से पहले बकरी को अपने आवास में ले आएँ तो इससे आप देखेंगे कि बकरी का बढ़वार होगा। दूसरी बात, रात में जहाँ पे भी आप बकरी को रखते हैं वहाँ पे एक बल्ब अवश्य जला के रखें। जब रोशनी रहेगी तो वो हमेशा देखेंगे जुगाली करते रहती है। जब जुगाली करते रहती है उससे उसका पाचन अच्छा होता है और शरीर का बढ़वार अच्छा होता है। 2 चीज़। तीसरी, ज़्यादा परेशानी क्या होती है जब गर्भकाल रहती है। हम लोगों के पास जो बकरियां इस बिहार क्षेत्र में, सीमांचल जोन में और भी जगह जो है वो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी है जिसकी उत्तम क्वालिटी की मांस है। लेकिन क्या है, इसमें बच्चे देने की कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन उस अनुपात में दूध नहीं देती है। तो इसके लिए आप क्या करें, जब प्रेग्नेंट रहती है यानी गर्भ करती रहती है, आप उस समय 100 ग्राम सहजन पत्ता, हो सकता है कि हर मौसम में ना मिले लेकिन जिस मौसम में भी रहे उसको सुखा के रख लें। उसके आहार में अगर 100 ग्राम देते हैं तो इससे उसको कैल्शियम और आयरन मिलता है। बच्चे भी स्वस्थ पैदा लेंगे और दूध उत्पादन भी बढ़ जाएगा। सर आपसे एक और भी अहम जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे जो युवा हमारे आज के तारीख में शहर को छोड़कर गाँव की ओर आ गए हैं सर, और वो बकरी पालन के वो अपने व्यवसाय के रूप में अपनाना चाह रहे हैं सर, तो हमारे सरकार की क्या योजना इसके लिए है सर, हमारे युवाओं के लिए बकरी पालन को लेकर? सरकार इसके लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं लाई हुई है और इस बकरी पालन के बढ़ावा के लिए। इसके लिए क्या है सरकार की योजनाएं कि 20 बकरी आप रखते हैं उसमें 1 बकरा रखते हैं और इसमें जो राशि होती है 90% तक अनुदान राशि दी जाती है। जो पढ़े लिखे युवा हैं या जो ग्रामीण हैं
वो प्रशिक्षण सर्वप्रथम प्राप्त कर लें। कृषि विज्ञान केंद्र आपको प्रशिक्षित करती है, युवा युवतियों को प्रशिक्षण लेने के उपरांत आप इसका फॉर्म निकलता है जो ASD बिहार यानी कि आप पशुपालन विभाग के साइट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि बकरी पालन की योजनाएं हैं और ये योजनाएं क्या है, उनके लिए 90% तक की अनुदान प्राप्त होता है उसमें। सर, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कुछ और नई जानकारियां और नए विषयों को लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ियों में। घड़ी की सुइयां अब कर रही हैं इशारा कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। लेते हैं इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।